अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बेनज़ीर इस्लामाबाद से और मैं हूं आपका मेज़बान हसनैन वहाब। बेनज़ीर मेहदी की गैर मौजूदगी में प्रोग्राम की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत का मंजरनामा हमेशा से ही हंगामा खेज रहा है और अभी भी पाकिस्तान की सियासत जो है वो अदम इस्तेहकाम का शिकार ही नज़र आ रही है, क्योंकि एक तरफ हुकूमत है जो कि मईशत को बेहतर करने की कोशिशों में लगी हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दोस्त ममालिक के दौरे कर रहे हैं, इकनॉमिक इंडिकेटर्स जो है पॉजिटिव होने का बता रहे हैं कि मईशत जो है दुरुस्त सिमत पर गामजन हो गई है। दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन की जमातें हैं जो कि हुकूमत को टफ टाइम देने की कोशिशें कर रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और अपोजिशन की जमातों की जानिब से कोशिश की जा रही है कि मुल्क में कानून की बालादस्ती के लिए, हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए और हुकूमत के खिलाफ जो अपोजिशन का बयानिया है कि मैंडेट चोरी किया गया है 8 फरवरी के इंतखाबात में, उससे निपटने के लिए जो है ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने की बात ईद से कबल भी की जा रही थी और कहा यह जा रहा था कि ईद के बाद जो है एक अपोजिशन का मजबूत अलायंस हुकूमत के खिलाफ मैदान जंग में होगा। यानी हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए पूरी तैयारी की जा चुकी थी, लेकिन उसमें सबसे अहम किरदार मौलाना फजल रहमान की JUI का नज़र आ रहा था। जिस तरह PDM के दौर में हम जाएं तो PDM में सबसे अहम किरदार मौलाना फजल रहमान का था, क्योंकि मौलाना फजल रहमान के पास स्ट्रीट पावर है, PDM के वो सरबरा थे। अब मौलाना फजल रहमान को लेकर ही अपोजिशन का एक ग्रैंड अलायंस बनाने की तैयारी हो रही थी, लेकिन उसमें JUI को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कुछ एतराज़ात नज़र आ रहे हैं। JUI चाहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके तमाम एतराज़ात को पहले ख़त्म करे, बैठ के बात हो, TORs तय किए जाएँ इत्तेहाद के, फिर सफ़र आगे बढ़ाया जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुसलसल हम देख रहे हैं कि तकसीम नज़र आ रही है और हुकूमत इस बात का ये बता रही है कि PTI धड़ेबंदी का शिकार हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर लीडरशिप है, जो जेल से बाहर मौजूदा क़यादत है, उनके बयानात आपस में मुनक़सिम नज़र आ रहे हैं। एक दूसरे पर तनकीद जो है वो बढ़ती जा रही है। बानी PTI से जेल में मुलाकात किसने करनी है, किसने नहीं करनी है, इस फैसले को करने के लिए एक अलग से कमेटी बना दी गई है कि 5 लोगों पर मुश्तमिल ये कमेटी होगी जो फैसला करेगी कि 2 दिन जो मुलाकात के जेल में हैं उनसे बानी PTI से मुलाकात कौन करेगा। दूसरी जानिब एक अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि बानी PTI ने आज़म सवाती के मुताबिक उनको मैंडेट दिया है इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने का, जिसकी पूरी PTI की जानिब से इस वक्त तरदीद की गई है। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की जानिब से इस बात की तरदीद की गई है कि PTI का इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर आज़म सवाती इसकी कोई बात कर रहे हैं तो ये अपनी नौयत के मुताबिक कर रहे हैं, अपनी कैपेसिटी में कर रहे हैं। असली हकीकत इसकी क्या है, बयानात के पीछे क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या हकीकत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैकडोर राब्ते कर रही है, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा वकास मान साहब ने। बहुत शुक्रिया वकास साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, ये बताइएगा कि PTI में धड़ेबंदी नज़र आ रही है, जो लीडरशिप के बयानात हैं एक दूसरे के खिलाफ दिन हर गुजरते दिन के साथ तल्ख होते जा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर कुछ बात कर रहे हैं, बैरिस्टर गौहर कुछ बात कर रहे हैं, अब आज़म सवाती ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है कि बानी PTI ने उनको इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का मैंडेट दे दिया है। क्या सर हकीकत है इसके पीछे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। अच्छा, सॉरी। जो PTI में धड़ेबंदी की बात है, देखिए PTI एक बहुत बड़ी जमात है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है और जब आपकी फैमिली, आपकी जमात इतनी बड़ी हो जाएगी तो उसमें आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाएगा और शायद वो ज़्यादा नुमायां भी हो जाएगा। और मैं इसको बिल्कुल भी इससे परेशान नहीं हूँ बहैसियत एक सियासी कारकुन। मैं ये समझता हूँ और बल्कि शायद पूरी कौम समझती है कि इमरान खान और पाकिस्तानी कौम जो है वो एक जगह पे खड़े हैं। पाकिस्तानी कौम इमरान खान के साथ, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि PTI में कोई बंदा आया, कोई चला गया। इसके साथ तहरीक इंसाफ को आपने देख लिया 8 फरवरी के इलेक्शनों में कि कोई जरा बराबर भी फर्क नहीं पड़ा। अब आगे आपने बात की कि इमरान खान को मिलने के लिए कमेटी बना दी गई है, तो ये चेन ऑफ इवेंट्स है ना। आप देखिए इमरान खान साहब लगभग पौने 2 साल से अंदर हैं, तो पहले तो कमेटी नहीं बनी आज से पहले, लेकिन आज से पहले जो पहला साल था उनका जेल में, उसमें मुलाकातें हो जाती थी, रेगुलर हो जाती थी। और क्योंकि खान साहब एक बड़ी सियासी पार्टी के सरबराह हैं, उनकी फैमिली भी मिलती थी, उनके ऊपर 200 से ज़्यादा नाजायज़ मुकदमात हैं। ऑब्वियसली वकला भी मिलेंगे क्योंकि उनको वो अदालतों में तो जाने नहीं देते, तो वहीं पे होना है सब कुछ, जो भी होना है जेल में ही होना है। अब वो सबसे बड़ी सियासी पार्टी के सरबराह हैं, तो सियासी कायदीन ने भी उनको मिलना है। सो अब पिछले कुछ महीनों में आपके सामने है कि अदालत के फैसलों की धज्जियां उड़ाई गई
और कोर्ट ने इजाज़त दी लोगों को मिलने के लिए, लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने उनको नहीं मिलने दिया। कई बार नहीं मिलने दिया, फैमिली को, लोगों को नहीं मिलने दिया। तो उसमें बल्कि कुछ अर्सा पहले जो है वो सलमान अकरम राजा साहब को अपॉइंट किया गया। तो अदालत में ये बात हुई कि जिन बंदों का नाम सलमान अकरम राजा देंगे उनको मिलने दिया जाएगा। तो जिन बंदों का नाम उन्होंने दिया कई दफा, उनको नहीं मिलने दिया गया, बल्कि सलमान अकरम राजा को नहीं मिलने दिया गया। अब ये किसी से ढकी छुपी नहीं है ये बातें। तो हम तो यही कह रहे हैं कि आपने 8 फरवरी को जो चोरी की थी इलेक्शन की धांधली करते हुए, उसको छुपाने के लिए आप ये सब कुछ किए जा रहे हैं, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। तो इस तरह पाकिस्तान तो नहीं संभलेगा। पाकिस्तान तभी संभलेगा आप सच बोलेंगे और पाकिस्तान के अवाम जो हैं, जो 25 करोड़ अवाम है, उनके मैंडेट को तस्लीम करें। वो भले मैंडेट पीपल्स पार्टी को दे दें, नून लीग को दे दें, पीटीआई को दे दें, किसी और को दे दें, जिसको भी दे दें, उसको हटाना पड़ेगा। दैट इज द ओनली सोल्यूशन। लेकिन सर एक चीज़ अजीब इसलिए लग रही है कमेटी बनाना, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कमेटी लग ये रहा है कि पीटीआई के रहनुमाओं के खिलाफ ही बनाई गई है, क्योंकि बैरिस्टर अली जफ़र की जो मुलाकात हुई बानी पीटीआई से जेल में, वो बानी पीटीआई के वकील हैं। उस पर सलमान अकरम राजा ने एतराज़ किया कि उनका नाम तो लिस्ट में था ही नहीं, फिर वो मुलाकात कैसे कर सकते हैं। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि जिनका नाम पीटीआई की जानिब से दिया जाता है वो मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं, बाकी लोग मुलाकात कर रहे हैं। देखिए, अब मैं एमपी हूँ पीटीआई का, इमरान खान के नाम पे मैं वोट लेके आया हूँ, लेकिन मैं आपसे जो बात करूँगा, पब्लिकली जो बात करूँगा, वो इमरान खान का पैगाम नहीं होगा। वो वो पार्टी स्टेटमेंट नहीं होगी, पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं होगी। वो मेरा बहसियत एक सियासी कारकुन, बहसियत पार्टी, मैं चीज़ों को डिफेंड भी करूँगा, मैं मुख्तलिफ चीज़ों पर सवाल भी उठाऊँगा, अपनी राय भी दूँगा। लेकिन जो पॉलिसी स्टेटमेंट है वो सेक्रेटरी जनरल देगा, वो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी देगा, वो चेयरमैन देगा। सो हम उसी को मानेंगे और उसी के ऊपर ही अवाम भी उसी को मानेंगे। और खान साहब ने भी ये कई दफ़ा कह चुके हैं कि पॉलिसी स्टेटमेंट जो है वो हमारे जिन लोगों को उसका इख्तियार दिया गया वो उन्हीं का माना जाएगा। अच्छा, अब आपके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा आप वक्त के साथ साथ चीज़ों को बदलते रहते हैं, आप अपना स्ट्रक्चर भी चेंज करते रहते हैं। अगर ज़रूरत महसूस हुई है कि एक चीज़ को ऑर्डर में करने के लिए, देखें ना, मैंने आपसे कहा कि पिछले पौने 2 सालों में ये कमेटी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यही पीटीआई थी ना, यही लोग थे, मुलाकातें हो रही थी। अब ये ज़रूरत महसूस हुई तो उसमें हमने कमेटी बना दी। उसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ठीक है। उसमें जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं या हमारे चेयरमैन हैं, वो इमरान खान के अपॉइंट किए हुए हैं। जिस दिन हमारी हॉटलाइन कायम रहती है इंडिया और पाकिस्तान की, ऐसा नहीं होता इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में और इतने बड़े इदारों में कि आप कहें कि असी किसी नाल गल ही नहीं करनी। इट डजंट वर्क लाइक दैट। सो हमेशा जो है लोग कोशिश करते रहते हैं। पाकिस्तानी फौज का क्या है? पाकिस्तानी फौज मेरे और आपके भाई हैं, हम में से ही हैं, पाकिस्तानी हैं। और हम क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस चीज़ का इदराक करे कि इमरान खान को निकाल के जिनको वो लेके आए थे पीडीएम की शक्ल में, पीडीएम 1, और फिर उनको दोबारा पीडीएम 2 की शक्ल में लेके आए हैं, उन्होंने आपकी महंगाई को बढ़ा दिया, उन्होंने गरीब आदमी की ज़िंदगी को अजीरन कर दिया, पाकिस्तान में जॉब्स कम हो गई, आपकी जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो कम हो गई, आपकी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो बिल्कुल ख़त्म होने के बराबर हो गई, आपकी एनर्जी बहुत महंगी हो गई, आपकी बिजली महंगी हो गई। सो ये सारी चीज़ें जो हैं, आप जिस काम के लिए लाए थे, कोई भी गवर्नमेंट है उसका क्या काम है बुनियादी तौर पे? उसका काम ये है कि उसने पब्लिक वेलफेयर में काम करना है, वेदर इट्स एजुकेशन, इट्स हेल्थ, इट्स लॉ एंड ऑर्डर, जो भी है उसने अवाम की बेहतरी के लिए काम करना है। तो पिछले 3 सालों में जिस दिन इमरान खान को निकाला गया था, उसके बाद क्या चीज़ें बेहतर हुई या ख़राब हुई? आप कोई भी एक चीज़ उठाएं, महंगाई बढ़ी या कम हुई? महंगाई बढ़ी। आपका लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हुआ या बेहतर हुआ? ख़राब हुआ। आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो बेहतर हुई या ख़राब हुई? ख़राब हुई। आपकी एक्सपोर्ट पहले से कम हुई। ये सारे इंडिकेटर्स जो हैं
वो खराब हुए, तो हम इस्टेब्लिशमेंट से क्या क्या बात करते हैं? हम ये करते हैं कि पाकिस्तानी है सारे, नून लीग वाले भी पाकिस्तानी है, पीपल्स पार्टी वाले भी, हम्म, बट आप किसी पर्सनल वेंडेटा में या जाती मफादात से उठकर पब्लिक ने जिसको भी मैंडेट दे आप उसको तस्लीम करें और पब्लिक खुद उसका एहतसाब कर देगी। आपने जो फैसला किया था इमरान खान को निकाल के, वो फैसला दुरुस्त साबित नहीं हुआ, वक्त ने साबित किया, तो आप उसको रिव्यू करें और उसकी कंटिन्यूटी में आपने 8 फरवरी को जो धांधली की और करवाई, उसको उसको जो है वो आप रिविजिट करें, उसको रिविजिट करें, आप नए इलेक्शन करवाएं या उन या वो जो इलेक्शन थे उनके ट्रिब्यूनल में फैसले करवाएं। पाकिस्तान का आइन कहता है कि 4 महीने में ट्रिब्यूनल ने फैसला करना है। कितने ट्रिब्यूनल ने फैसला किया? आज 1.25 साल हो गए इलेक्शन को। तो अगर हम इसी तरह चलते रहेंगे 76 सालों में जिस तरह हम चले हैं, तो मेरे भाई कोई डिफरेंट रिजल्ट नहीं निकलेगा। इन ऑर्डर टू गेट डिफरेंट रिजल्ट वी हैव टू टेक डिफरेंट एक्शंस। अच्छा, तो आपका सवाल ये था कि एस्टेब्लिशमेंट से, यस मैं कहूंगा हमें करनी चाहिए, हमें हर एक से बात करनी चाहिए और कहीं ना कहीं कोई ना कोई कर भी रहा होगा। आई डोंट नो कौन कर रहा है, लेकिन अगर कोई कर रहा है कहीं पे कोई बात, तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। आपको लेकिन सर पीटीआई ओन नहीं कर रही ना उस बात को। सलमान अकरम राजा ने डिनाइल दे दिया फौरन कि नहीं, पीटीआई का इस मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं है, वो अपनी कैपेसिटी में कर रहे हैं। अच्छा, उसके ऊपर जब जो पार्टी की पॉलिसी स्टेटमेंट है, हम अफ्रेड वो मैं नहीं दे पाऊंगा, वो तो वही देंगे। और हम कि कभी भी चीजें जो हैं वो गुडमुड नहीं रहती, इनमें क्लैरिटी आ जाएगी आने वाले दिनों में। बट मैं तो कह रहा हूँ, बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर, कि आपको एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट भी हमारी है, इमरान खान 12 कह चुके हैं। ये फौज किसकी? हमारी फौज है। हमें हर किसी से बात करनी चाहिए पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, इस मुल्क की कौम की बेहतरी के लिए। चलें, मुझे मौका दें। अजहर जावेद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और ख़बरों पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। अजहर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सर ये बताइएगा कि बैकडोर डिप्लोमेसी के हवाले से आपके पास क्या खबरें हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा ये दावा कर रहे हैं मुलाकात के बाद जेल में बानी पीटीआई से, कि बानी पीटीआई ने उनको मैंडेट दिया है कि इस्टेब्लिशमेंट से बात करें। दूसरी जानिब जो बाहर जेल से क़यादत है, मौजूदा क़यादत, वो कह रही है कि नहीं, पीटीआई मुज़ाकरात नहीं कर रही, वो इनकारी है। जी देखें, जो अब तक की खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक तो तहरीक इंसाफ के जो बानी रहनुमा इमरान खान साहब वो एंगेज होना चाह रहे हैं और किसी ना किसी लेवल पे एंगेजमेंट चल रही है। जैसे आज खबर आई कि कुछ अमेरिकन्स भी उनको मिले हैं और लेकिन बात यह है कि वो एस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त बात करना चाह रहे हैं। तो इस हवाले से कुछ चीज़ें हैं। जाहिर बात है, आजम स्वाति साहब भी हैं, वो सीनियर रहनुमा, वो भी दावा कर रहे हैं। तो लेकिन अच्छी बात है, एंगेज होना चाहिए, एंगेजमेंट होनी चाहिए, बात करनी चाहिए। लेकिन अभी तक की जो इतलात है उसके मुताबिक जो एस्टेब्लिशमेंट है वो बराह रास्त उनके साथ एंगेज नहीं हो रही। लेकिन किसी ना किसी लेवल पे एंगेजमेंट लेटर लेवल पे हो जाएगी तो अच्छा स्टार्ट है। और कहीं ना कहीं जो चीजें अब तक रुकी हुई थी उनको आगे बढ़ना चाहिए। और सर इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि एक कोशिश इससे पहले भी शायद नाकाम हो चुकी है। जो बानी पीटीआई की जानिब से ख़त लिखे गए थे उसमें वाज़ेह तौर पर जवाब ये आ गया था कि सियासी मामलात सियासी मैदान में डिस्कस कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, उसमें जो है दीगर चीज़ों को ना देखा जाए। तो सर ये भी तो इम्पॉर्टेंट है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं, अभी तक जो इस्टेब्लिशमेंट वो कह रहे हैं कि वो आप मुंतखब हुकूमत से बात करें, वज़ीर आज़म से बात करें और जो हुकूमती लोग हैं उनसे बात करें। लेकिन जो अमेरिका से डॉक्टर्स हैं और दूसरे लोग हैं वो जारी बात है कुछ एस्टेब्लिशमेंट के लोगों से भी मिलने की उनकी इतलात है। तो कोई ना कोई पैगाम किसी ना किसी लेवल पे एक्सचेंज हो रहा है। और इस सारे मामलात में जो चीज़ें हैं वो अब डिपेंड करता है कि इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं क्या, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा मुतालबा 9 मई के हवाले से है कि उसकी माफ़ी मांगी जाए। एक इसहाक डार साहब जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, कल भी उन्होंने भी ये बात करते हुए कहा कि पहले 9 मई को सॉर्ट आउट किया जाए तो फिर उसके बाद जो है वो आगे चीज़ों को लेके चलते हैं। तो देखिए आप मसला ये है कि इमरान खान साहब को जो बाहर से ओवरसीज सोशल मीडिया सेल है इनका, उसने इस हद तक ये अर्गमाल बनाया हुआ था कि अब पार्टी का जो भी
रहनुमा कोई मुज़ाकरात के हक़ में बात करता है तो उसके लिए चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। इवन पार्टी रहनुमा जो गौहर अली खान है उनके हवाले उन्होंने भी बात की तो उन पे भी मुश्किल वक्त सोशल मीडिया वालों ने, अपनी पार्टी वालों ने की। बता दिएगा कि पंजाब की पॉलिसीज़ में आपके दौर में आपका किरदार रहा है। ये बताइएगा कि क्या वाकई पीपल्स पार्टी का एतराज़ दुरुस्त है कि पंजाब को सिंध का पानी दिया जा रहा है? अच्छा, शॉर्टली जी, टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑन दिस सब्जेक्ट। ये जो कैनाल और जो वाटर मैनेजमेंट है, मैं आपसे माजरत चाहूंगा, मेरे पास इसकी सही डिटेल्स नहीं है। ठीक है, और मैं कभी भी पॉइंट स्कोरिंग के लिए कोई गलत बात नहीं करूंगा। चलें, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा वकास मान साहब हमारे साथ मौजूद थे और सीनियर तज्ज़ियाकार अज़हर जावेद साहब ने हमें ज्वाइन किया। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फ़लस्तीन की, गज़ा की, वहाँ पर इसराइल क्या कुछ कर रहा है और किस तरह से फ़लस्तीनियों का नाहक खून बहाया जा रहा है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के सेगमेंट में हम बात करेंगे फ़लस्तीन की सूरत हाल की, गज़ा की सूरत हाल की। जिस तरह में गज़ा में सूरत हाल है, इसराइल का जुल्म हर गुजरते दिन के साथ, बल्कि हर घंटे के साथ, हर मिनट के साथ फ़लस्तीन में, गज़ा में बढ़ता जा रहा है। फ़लस्तीनियों की शहादतें बढ़ती जा रही हैं। अब इसराइल के एक्ट से ऐसा ये लग रहा है कि इसराइल ने अब ठान ली है कि फ़लस्तीन में मौजूद तमाम मुसलमानों की जो है नस्ल कुशी करके उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। इसराइल अब तुल गया इस बात पर कि तमाम फ़लस्तीनियों को वहाँ से निकाल दिया जाए और फ़लस्तीनियों को वहाँ से बेदखल कर दिया जाए। जो लोग नहीं जाना चाह रहे उनको मार दिया जाए। इतना तो हिटलर ने जुल्म नहीं किया था जिस तरह के हम मनाजिर ये देख रहे हैं। ये मनाजिर आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर भी कि लोग किस तरह से वहाँ पे कर्ब में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कितनी मुश्किलात हैं। ज़मीनी कार्रवाई की जा रही है, ज़मीनों से लोगों को मारा जा रहा है, फ़िज़ाई बमबारी की जा रही है, फ़िज़ा से आग बरसाई जा रही है। लोगों के पास वहाँ घर नहीं है, खाना नहीं है, और अगर कोई कोशिश की भी जा रही है वहाँ पे अद्वियात पहुँचाने की, लोगों का इलाज करने की, वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर इमदाद पहुँचाने की कोशिशें की जा रही हैं, तो इसराइल की जानिब से, उसकी गाजिब फ़ौज की जानिब से, कातिल फ़ौज की जानिब से उस इमदाद को भी रोका जा रहा है। लोग वहाँ पे सिर्फ बमबारी से नहीं मर रहे, लोग वहाँ पे अब भूख से भी मरने लगे हैं। जो वहाँ पे सूरत हाल अब बनती जा रही है, शायद इससे ज़्यादा जुल्म इंसानी आँख ने इस दुनिया की तारीख में कभी नहीं देखा जो इसराइल इस वक्त गज़ा में और फ़लस्तीन में कर रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है जलाल महमूद साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और फ़लस्तीन की सूरत हाल पर, गज़ा की सूरत हाल पर बड़ी गहरी नज़र इस वक्त रखे हुए हैं। जलाल साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, ये बताइएगा कि मैं तो शायद जो जुल्म फ़लस्तीन में हो रहा है, जो गज़ा में जुल्म हो रहा है, मैं उसकी बेहतर तर्जुमानी तो नहीं कर सकता, लेकिन वहाँ क्या सूरत हाल है, आपने अपनी आंखों से क्या मनाजिर वहाँ पर देखें, नाजरीन का जानना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ बताइएगा कि वहाँ पर इस वक्त किस तरह का जुल्म किया जा रहा है इसराइल की जानिब से। जी, बहुत शुक्रिया जनाब। आपका जो सवाल है, क्या मनाज़र आपने देखी है, तो मैं ये कहूँगा कि क़यामत सुग़रा के मनाज़र देखी है। जहन्नुम, शायद वो जहन्नुम है के मनाज़र हमने देखी हैं, देख भी रहे हैं। हमारी आवाम, मेरी कौम, वहाँ पर जो इसराइल की हदर्मी, जुल्म, बर्बरियत का इंतहा है, जिसका माज़ी तारीख़ में कभी ऐसा किसी कौम पर इतना जुल्म नहीं हुआ जितना इस वक्त मेरी आवाम के ऊपर, मेरी कौम के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है। इसराइल ने मेरी आवाम के ऊपर, मेरी कौम के ऊपर कई तरह की जंग इन्होंने मुसल्लत की है, फ़िज़ाई हमले, अंधाधुंध। इन ज़ालिमों को ये भी पता ही नहीं है कि हम जो ऊपर से बमबारी कर रहे हैं, नीचे कौन है। नीचे बच्चे हैं, नीचे ख़वातीन हैं, नीचे मर्द है, नीचे खेमे हैं, नीचे अस्पताल्स है, नीचे मसाजिद है, नीचे कुछ इनको नंबर कुछ पता ही नहीं है, बस ऊपर से बमबारी कर रहे हैं। और हत्ता कि यकीन करें, जहां सेफ जोन इलाका डिक्लेयर किया गया है, जो खेमे हैं, जो टेंट लगे हुए, उस पर भी बमबारी किया जा रहा है। शायद आपने और आपके नजरियों ने देखा है किस तरह हमारे खेमे भी जलाया गया है, लोग समेत, यानी लोग भी इसके अंदर जलकर शहीद हुए। जो ज़मीनी हमले हैं वो एक अलग, इनके टैंकों से जो हमले हैं वो इसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता है। और आपने जैसा फरमाया बीच में कि खुराक, खाना पीना, मेरी आवाम तो 1.5 साल से एक तो बिजली से भी महरूम, खुराक से महरूम, पानी से महरूम, दवाइयों से महरूम। इसके अलावा भी हर 2-3 घंटे के बाद मेरी आवाम को हुक्म दिया जाता कि इधर से उधर नकल मकानी करें। कभी इनको खानियों से कहते कि आप रफा की तरफ जाएं,
कभी रफा से कि इनको कहते कि बिल्कुल मेरे हमको पागल कर दिया, कभी इनको कहते शमाली गजा की तरफ जाए, कभी कहते कि आप जनूबी गजा की तरफ जाए, और जहां जाते हैं रास्ते में इनके ऊपर भी बमबारी किया जाता है। जुल्म का इंतहा, बर्बरियत का इंतहा। बस जनाब मुहतरम, ये शायद अगर मैं कहूँ, ये इसराइल तो है जालिम, इसराइल तो है काबिज, इसराइल तो है जाबिर, लेकिन उम्मती मुस्लिमा अल्लाह के सामने जवाब दे होंगे जनाब। बिल्कुल जी। सर, ये बताइएगा कि इतने आलमी कवानीन हैं, आलमी अदालत में ये मामला गया, आलमी अदालत की जानिब से गिरफ्तारी तक के अहकाम भी दे दिए गए नेतन्याहू के लिए, उसको जाबिर और जालिम भी करार दे दिया गया, मुजरिम करार दे दिया गया। अब जो आलमी कुव्वतें हैं जो इसराइल को सपोर्ट कर रही हैं, पूरी तरह से सपोर्ट कर रही हैं, माली मदद भी की जा रही है, असलहा भी फराहम किया जा रहा है, क्या उनको नज़र नहीं आ रहा, क्या उनके मुल्कों में इंसान नहीं बसते कि जंग का भी एक उसूल होता है कि बच्चों और माओं पे और औरतों पे जुल्म नहीं किया जाता, कम से कम उनको तो छोड़ दिया जाता है। क्या आलमी कवानीन इस चीज़ को नहीं देख रहे, आलमी अदालतें इस चीज़ को नहीं देख रही, जो सुपर पावर मुल्क बने हुए हैं, क्या वो ये जंग नहीं रुकवा सकते सालसी करके? सर देखिए, सबसे पहले बात तो ये इसराइल बैन अल-अक़वामी कवानीन के मातहत नहीं है, वो बैन अल-अक़वामी कवानीन को मानते नहीं है। अगर बैन अल-अक़वामी कवानीन होते हैं या कोई इस तरह का होता तो मेरे ख्याल में ये नेतन्याहू जो नाजायज़ रियासत का दहशतगर्द वज़ीर आज़म है, मेरे ख्याल ये कब के गिरफ्तार हो चुका होता है। ये घूम रहा है फिर रहा है पूरा दुनिया में, इनकी कोई गिरफ्तारी नहीं है। हत्ता कि अभी बीच में मजर जो मुल्क है, वो भी बिन्यामीन नेतन्याहू की खातर वो भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से भी विथड्रॉ हुए ताकि वो नेतन्याहू को गिरफ्तार करना भी पाबंद ना हो। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो आपने फरमाया बैन अल-अक़वामी जो ताकतें हैं, बैन अल-अक़वामी जो ताकतें मोहतरम आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं, वो भी इसराइल के साथ शरीक है ना सर। अब अगर मैं कहूँ, मैं आपको मैं एक डिप्लोमेटिक अंदाज में जवाब दे दूं, नहीं जी, हकीकत यही है कि बदकिस्मती से और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बैन अल-अक़वामी जो ताकतें हैं जिसके आप जिक्र कर रहे हैं, खुद इसराइल के साथ मिले हुए, हमारे अपने मुसलमान इसराइल के साथ मिले हुए, इससे बढ़कर और क्या मैं बताऊं आपको। ये तो इसराइल के खिलाफ कोई भी कुछ करने के लिए तैयार नहीं है और ना ही करेंगे। अगर इसराइल रुकेगा तो सिर्फ रुकेगा उस सूरत में अगर अमेरिका की तरफ से इनको इशारा मिलता है तो ये जंग रुकेगी। सर क्विकली मुझे ये बताइएगा, लास्ट मिनट है, अब तक हमें जो तादाद मौसूल हो रही है शहीदों की वो 50,000 से कुछ ज़्यादा है। अब जाहिर है कि वहाँ पे मलबे के नीचे भी कुछ लोग मौजूद होंगे, इमारतें तबाह हो गई हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। आप तक क्या मालूमात हैं, कितने लोग सर शॉर्टली मुझे बताइएगा इसमें शहीद हो चुके हैं अब तक? सर देखिए, ये शुहदा की जो तादाद जो इंटरनेशनल मीडिया बताते हैं, वो शुहदा की तादाद बताते हैं जिनकी लाशें अस्पताल में मौसूल हुई है, लेकिन अगर हकीकत देखा जाए तो 65,000 के करीब शहादतें होंगे। चलिए ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त दिया। फ़लस्तीन से आप हमारे साथ मौजूद थे। जुल्म हो रहा है और क्या इसकी इससे ज़्यादा कीमत हो सकती है कि इतनी ज़्यादा लाशें वहाँ पर हुई हैं, इतने ज़्यादा शहीद हो गए, शायद इंसानी तारीख में इससे ज़्यादा जुल्म नहीं होगा। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।